बच्चों ग्लाइकोलिसिस की 2 फेजेस को डिस्कस करने के बाद ग्लाइकोलिसिस के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस और उनके जो भी एनर्जी कंसर्न जो भी पैरामीटर्स है उन सबको हमने डिस्कस किया है। और अब आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट्स को क्लियर करना है, जिसमें से एक पॉइंट है आपके पास फर्मेंटेशन, ठीक है, और दूसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे इट विल बी फीडर्स पाथवे फॉर ग्लाइकोलिसिस। ये 2 मेजर आपके पास पाथवेज हैं, एक फर्मेंटेशन जिसमें हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को भी देखेंगे और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को भी डिस्कस करेंगे। अब इन दोनों पाथवेज को डिस्कस करने से पहले हम फर्मेंटेशन की एक स्ट्रेटेजी देखते हैं, ठीक है। और फर्मेंटेशन को क्लियर करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल सेल के अंदर जब ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट होता है, अगर हम यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस की बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं तो इसमें हम ये कहते हैं कि आपके पास ग्लाइकोलिसिस के रिस्पॉन्स में एक मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का ये कन्वर्ट होता है इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट। 2 NADH की प्रोडक्शन होती है, किस किस स्टेप में होती है ये हम सब देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स। 2 ATPs बनते हैं और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये आपके पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन है किसकी, ग्लाइकोलिसिस की। अब यहां से आपके पास अगर आप मजीद चाहते हैं कि सेल के अंदर एंटर होने वाला कोई और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस में एंटर हो, इसका मतलब है उससे भी NAD+ की जरूरत होगी, ADP की जरूरत होगी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की जरूरत होगी, ठीक है। और सेल के अंदर आपने बच्चों ये चीज याद रखनी है कि अगर इनमें से कोई मॉलिक्यूल अवेलेबल ना हो, एक सिनेरियो हम ये रखते हैं कि आपके पास जो NAD+ है इसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर लिमिटेड है, ठीक है। सपोज ये कंसंट्रेशन है आपके पास NAD+ की। जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होता है एक मॉलिक्यूल NAD+ को यूज करेगा, पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सेकंड मॉलिक्यूल NAD+ को यूज करेगा, पायरोवेट में कन्वर्ट होगा और NADH बनाएगा। इसी तरह से थर्ड मॉलिक्यूल एंटर होगा, वो भी NAD+ को यूज करेगा, पायरोवेट बनाएगा और NADH बन जाएगा। यानी जैसे जैसे आपका ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होकर ग्लाइकोलिसिस के पाथवे के थ्रू मेटाबोलाइज होता है, इसका मतलब है कि आपके सेल के अंदर जो NAD+ है वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, NADH में। हर एक राउंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस के बाद आपकी कुछ अमाउंट NAD+ की कन्वर्ट हो जाती है किसमें, NADH में। अब एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें आपके सेल के अंदर NAD+ की कंसंट्रेशन बहुत कम रह जाएगी और NADH की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू। पॉइंट के इस केस में आपके पास जो NADH है यानी रिड्यूस्ड फॉर्म में जो आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो सेल के साइटोसोल में एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया है और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है उसकी कंसंट्रेशन ड्रॉप होना शुरू हो गई है, ठीक है। अब अगर तो सेल ने ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू रखना जरूरी क्यों है, बिकॉज सेल स्टारवेशन कंडीशन में है। इसका मतलब है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ताकि जितना ग्लूकोज सेल के अंदर आता है वो किस में कन्वर्ट हो सके, पायरोवेट में कन्वर्ट हो सके। सो अगर सेल ने ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को कॉन्टिन्यूस रखना है तो इसका मतलब है कि NADH को वापस किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, NAD+ में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। इन अदर वर्ड्स या इन सिंपलर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को कॉन्टिन्यूस रखने के लिए आपके सेल के अंदर NAD+ मस्ट रीजनरेट, NAD+ को रीजनरेट होना चाहिए। यानी जितना NADH बनता है उसे किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, NAD+ में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। बिकॉज अगर NAD+ अवेलेबल नहीं होगा तो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस क्या होगा, रुक जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पे ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट होना
स्टॉप हो जाएगा। वाई? बिकॉज आपका जितना Na+ था वो NaDH की फॉर्म में प्रेजेंट है, एंड ग्लाइकोलिसिस में हमें NAD+ की जरूरत है। किस स्टेप में जरूरत होती है आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस वन, कि अगर Na+ अवेलेबल नहीं होगा तो दिस डीहाइड्रोजनेज विल नॉट वर्क, ये रिएक्शन नहीं होगा, ये भी रुक जाएगा, ये वाले रिएक्शंस रुक जाएंगे। सो अल्टीमेटली एक स्टेज पे आके आपका ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट होना क्या हो जाएगा, स्टॉप कर देगा। ओके, सो अब हम ये देखते हैं कि सेल के पास ऐसे कौन से मैकेनिज्म है जिनके थ्रू सेल NAD+ को रीजनरेट करता है। रीजनरेशन के मैकेनिज्म क्या है, यानी यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के बाद जो NADH बन रहा है ये वापस NAD+ में कैसे रीजनरेट होगा। सो सेल के पास एक ऑप्शन तो ये है जिसमें आप ये चीज देखोगे कि जैसे ही ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरोवेट में कन्वर्ट होता है, ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, सेल के साइटोसोल में। ये कंप्लीट अगर आपका एक सेल है तो सेल के साइटोसोल में ये प्रोसेस हो रहा है, और इस प्रोसेस में आपने ये देखना है कि पायरोवेट के साथ साथ आपके पास ATP भी बन रहे हैं और NADH भी बन रहे हैं, और यहाँ पे जो NAD+ की कंसंट्रेशन थी वो कम हो गई है, इसलिए मैं यहाँ पे उसको मेंशन नहीं कर रही। अब इस NADH ने अगर वापस NAD+ में रीजनरेट होना है तो उसका पहला मैकेनिज्म क्या है कि दिस NADH फ्रॉम साइटोसोल ये एंटर होगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। डायरेक्टली एंटर नहीं होता, इनडायरेक्टली एंटर होता है, लेकिन जैसे भी है ये साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आया। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आने के बाद बिकॉज हमें ये पता है कि इस टाइम ये रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट है, इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन। सो ये क्या करेगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, और इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NAD+ में। यानी इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ये आपका NADH इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और इट सेल्फ कन्वर्ट हो जाता है NAD+ में, एंड दिस NAD+ फिर कहाँ पे जाएगा, वापस साइटोसोल में, और ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये चीज आप लोगों को याद होगी कि मैंने आपसे ये कहा था कि कोई भी स्पीशी तब तक ऑक्सीडाइज नहीं होती या तब तक अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करती जब तक उसके नियर बाय कोई ऐसी स्पीशी प्रेजेंट ना हो जो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने का पोटेंशियल रखती हो। ठीक है, सो NADH तब तक अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगी, NADH ने तब तक अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करने जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीजन एज अ फाइनल एक्सेप्टर प्रेजेंट ना हो। ठीक है, सो हमेशा NADH अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन कैरियर से होते हुए अल्टीमेटली पहुंचते हैं किसके पास, ऑक्सीजन के पास, एंड दिस ऑक्सीजन विल एक्सेप्ट दीज इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे आपके NADH को ऑक्सीडाइज करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना एक कंडीशन है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि हमेशा सेल एरोबिक कंडीशंस में, एरोबिक कंडीशंस मीन कि जब उसके पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत सिग्निफिकेंट है, जब ऑक्सीजन अवेलेबल है तो तब NADH बड़े आराम से NAD+ को रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास जो रीजनरेशन का मैकेनिज्म है उसमें एक हो गया कि एरोबिक कंडीशंस में ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंपोनेंट है कैन रीजनरेट NAD+। लेकिन अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं और वो कंडीशन है सपोज एक्सरसाइज की।
या हाई मसल एक्टिविटी की। वी ऑल नो कि जब हम एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज होते हैं, जब हमारे मसल जो है वो सुपर एक्टिव होते हैं, तो उस टाइम पे हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी एफिशिएंट नहीं होती जितनी नॉर्मल कंडीशंस में होती है। ठीक है, सो एक्टिव मसल्स में आपके पास या ड्यूरिंग एक्सरसाइज सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाती है, ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। अब यहां से ये चीज माइंड में रखिएगा कि अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ड्रॉप हो गई है, इसका मतलब है कि जो मैकेनिज्म अभी मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है NADH की रीजनरेशन के लिए, क्या वो मैकेनिज्म चल सकता है? नो। नो। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि जो एक नॉर्मल स्ट्रेटजी हमने पढ़ी है NAD+ की रीजनरेशन के लिए, दिस स्ट्रेटजी कैन नॉट ऑक्सीडाइज NAD+ बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल हियर। इस कंडीशन में अगर आपका NADH माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ भी जाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की कोशिश करता भी है, तो बिकॉज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अवेलेबल नहीं है, सो इट विल नॉट रीजनरेट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास NAD+ रीजनरेट नहीं होगा, सो आपके यहाँ पे जो NADH है वो हमेशा रिड्यूस्ड फॉर्म में ही रहेंगे। लेकिन अगर NADH रिड्यूस फॉर्म में रहे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस रुक जाएगा, बिकॉज ग्लाइकोलिसिस के लिए आपको NAD+ रिक्वायर्ड है, NADH रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस रुकनी भी नहीं चाहिए क्योंकि मसल जरूरत से ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, मसल एक्सरसाइज की कंडीशन में है। सो अगर ग्लाइकोलिसिस रुक गई तो एनर्जी जो है जो मिल रही थी वो भी ड्रॉप हो जाएगी। सो एक्सरसाइज में सेल किस तरह से अपने कंसंट्रेशन ऑफ NAD+ को मेंटेन करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। यानी आप ये कह सकते हो कि इन एनारोबिक कंडीशंस जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है सेल्स के अंदर जितनी नॉर्मल होनी चाहिए, उन कंडीशंस में NAD+ को रीजनरेट करने का जो मैकेनिज्म है वो कौन सा मैकेनिज्म होगा? फर्मेंटेशन का मैकेनिज्म। सो एक मैकेनिज्म है आपके पास एरोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन उसको रीजनरेट कर देता है, लेकिन इन एक्सरसाइज इन हाईली एक्टिव मसल्स या फिर इन एनएरोबिक कंडीशंस आपके पास NAD+ को रीजनरेट करने का सिर्फ एक ही मैकेनिज्म है, एंड द नेम ऑफ दिस मैकेनिज्म इज फर्मेंटेशन। सो लेट्स सी कि फर्मेंटेशन क्या है और फर्मेंटेशन किस तरह से NAD+ को रीजनरेट करती है। अब सबको ये बात जरूर क्लियर हो जानी चाहिए कि NAD+ को रीजनरेट करना जरूरी क्यों है। ठीक है, बिकॉज अगर ये रीजनरेट नहीं होगा तो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस रुक जाएगा, एनर्जी प्रोडक्शन का पहला पाथवे अगर रुक गया तो आपके पास जो बाकी नेक्स्ट फेजेस हैं, बाकी नेक्स्ट स्टेजेस हैं, वो भी नहीं होंगी। सो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दिस पाथवे आपको NAD+ को हमेशा रीजनरेट करना है। ये मैंने आपको दो स्ट्रेटेजीज बताई हैं। एक स्ट्रेटेजी मैंने ये बताई है कि अगर एरोबिक कंडीशन है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, NADH माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल है। ठीक है, सो दिस इज द डोनर एंड दिस इज एक्सेप्टर। डोनर भी अवेलेबल है, एक्सेप्टर भी अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ये एक्सेप्ट करेगा और NADH वापस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मैकेनिज्म हो गया। और दूसरी तरफ मैं ये बता रही हूँ कि अब आपके पास एक ऐसी कंडीशन है जब आपके मसल्स जो हैं वो हाई जो है वो एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हैं या सुपर एक्टिव हैं, उस केस में मसल्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी आइडियल नहीं होती जितनी होनी चाहिए नॉर्मली। ठीक है, सो इस केस में आपका डोनर बेशक प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, बट चूंकि एक्सेप्टर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे ये वाला मैकेनिज्म भी ब्लॉक हो जाएगा। सो क्या इसका ये मतलब है कि NADH रिड्यूस फॉर्म में रहेगा और ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस रुक जाएगा? नो। सेल के पास कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स भी हैं, कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनके थ्रू वो NAD+ को एनारोबिक कंडीशंस में भी रीजनरेट कर सकते हैं, एंड दीज मैकेनिज्म्स आर कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक ओके है, मैम। सो अब हम फर्मेंटेशन को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है,
अब फर्मेंटेशन में होता क्या है, फर्मेंटेशन में जो आपकी ग्लाइकोलिसिस में बनने वाली प्रोडक्ट है पायरोवेट, दिस इज द पायरोवेट, जिसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, ठीक है, ये पायरोवेट क्या करती है, बिकॉज इस चीज की आपको समझ में आ गई कि जो NAD+ की रीजनरेशन है वो बहुत ही जरूरी है, NAD+ को रीजनरेट करना सेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर आपके पास जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, एरोबिक कंडीशंस नहीं है, तो उस केस में पायरोवेट कंप्रोमाइज करती है। ठीक है, पायरोवेट क्या करती है, पायरोवेट जो आपके NADH से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए एज एन एक्सेप्टर एक्ट करती है और उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके अपने स्ट्रक्चर में इनकारपोरेट कर देती है। लाइक यहाँ पे अगर मैं इस चीज को ड्रॉ करूं तो आपके पास इस केस में दिस NADH विल रिलीज अ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस प्रोटॉन। ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इस केस में पायरोवेट के स्ट्रक्चर में ऐड हो जाएगी, वन एटम हेयर, दूसरा इस ऑक्सीजन के साथ, सेकेंड। सो यहाँ पे एक ऐसा एंजाइम होता है लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, जो कि NADH से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करवा के पायरोवेट में ट्रांसफर कर देता है और पायरोवेट को रिड्यूस कर देता है किसमें, लैक्टेट में। ठीक, सो आपके सेल के अंदर NADH किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, NAD+ में। लेकिन इस प्रोसेस के बाद पायरोवेट आगे एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट नहीं हो सकेगी। लाइक अगर आप यहाँ पे देखते हैं ना, ये जो मैंने डिस्कस किया था कि पायरोवेट जैसे ही लैक्टेट में कन्वर्ट हो गई, इसका मतलब है कि आप पायरोवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट नहीं होगी। सो बेशक इस पायरोवेट ने हेल्प कर दिया ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को कि वो स्टॉप ना हो, वो चलता रहे, लेकिन इसकी वजह से सेल के अंदर जो ATP की प्रोडक्शन है, वो ATP की प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगी। बिकॉज इमेजिन अगर पायरोवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता, TCA साइकिल में जाके आपके पास NADH रिलीज होने थे, FADH2 रिलीज होने थे, GTP बनना था, और बाद में इन सब ने कलेक्टिवली सेल के अंदर 30 या 32 ATPs बनाने थे। लेकिन इस केस में एनारोबिक कंडीशन में आपके सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ATPs बनेंगे, जो कि ग्लाइकोलिसिस की वजह से बनते हैं। ये नेट इक्वेशन देखी थी ना आप लोगों ने कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो है वो पायरोवेट के साथ 2 ATPs और 2 NADH बनाता है। इस केस में आप ये देख सकते हो कि आपका ये पायरोवेट चूंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट नहीं होगा, लैक्टेट बनाएगा, सो सेल के अंदर 30 या 32 ATPs नहीं बनेंगे, बल्कि टोटल ATP की प्रोडक्शन कितनी रहेगी, 2 ATPs। सो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनारोबिक कंडीशन में ATP की कंसंट्रेशन बहुत सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाती है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस सेल के लिए वेस्टफुल प्रोडक्ट है। बट रिमेंबर दिस कि अगर ये वेस्टफुल प्रोसेस ना चलता, अगर ये वेस्टफुल प्रोसेस ना चलता तो सेल को ये 2 ATPs भी नहीं मिलने थे, उस केस में सेल ने सरवाइव ही नहीं करना था। सो ये प्रोसेस आपके पास एक एफिशिएंट प्रोसेस है जो कि एनारोबिक कंडीशंस में सेल को सरवाइव करने में हेल्प करता है, और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती हैं ये लैक्टेट वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। So conversion of pyruvate into lactate is not a wastage of energy. जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होंगी, लैक्टेट कैन गो बैक टू द ग्लूकोज। अब बच्चों ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है कि आपके पास फर्मेंटेशन की 2 टाइप्स हैं। एक फर्मेंटेशन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें आपके सेल्स के अंदर एक ऐसा एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि पायरोवेट को रिड्यूस करके उसे कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और इसी तरह से आपके पास फर्मेंटेशन के लिए एक सेकंड एंजाइम भी प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस, और इसमें आपका जो प्रोसेस है इसके एंड में
पायरोवेट कन्वर्ट होगा एथानॉल में। ये 2 स्टेप प्रोसेस है जिसमें आप पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके पायरोवेट के जो 3 कार्बन एटम्स हैं उसमें से एक कार्बन एटम इन दी फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होगा और पीछे बचने वाला जो मॉलिक्यूल है एसिटल्डिहाइड, देन दिस एसिटल्डिहाइड विल एक्सेप्ट मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन फ्रॉम NaDH और ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा एंड सेकेंड हाइड्रोजन विल बिकम द पार्ट ऑफ दिस ऑक्सीजन। तो आपके पास यहाँ पे एसिटल्डिहाइड की रिडक्शन के बाद क्या चीज प्रोड्यूस होगी, एथानॉल प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि अल्टीमेटली आपके पास NAD+ की क्या होगी, रिडक्शन होगी, सॉरी ऑक्सीडेशन होगी, रीजनरेशन होगी। ठीक है, तो फर्मेंटेशन में आपने ये चीज याद रखनी है कि ये टेम्परेरी मैकेनिज्म है जिसमें NAD+ को रीजनरेट करने के लिए आपका पायरोवेट एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज होगा। ये उन इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा जो कि NADH के पास है और NAD+ को अलाउ करेगा कि ये ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को कॉन्टिन्यूस रखे। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने यहाँ पे देखना है और माइंड में रखना है कि जब भी आपका ग्लूकोज एनारोबिक कंडीशंस के अंदर मेटाबोलाइज होता है, चाहे वहां पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है या चाहे वहां पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, इस केस में जो आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, दिस बैलेंस्ड इक्वेशन विल बी समवट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल इक्वेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। लाइक अगर आप नॉर्मल इक्वेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको एक बार कंपेयर भी कर दूं आप लोगों के लिए आसानी के लिए, तो नॉर्मली हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा था कि जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होता है, ये ग्लूकोज 2NAD+, 2ADP, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स को कंज्यूम करता है। ये मैं बैलेंस्ड इक्वेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। और प्रोडक्ट में आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट, 2NADH, 2 ATP एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये नॉर्मल एरोबिक कंडीशन में जब आपका ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तब की बात है। बट अगर आपका सेल फर्मेंटेशन को फॉलो कर रहा है, एनारोबिक कंडीशंस में है, तो एनारोबिक कंडीशंस में क्या होता है, लाइक यहाँ पे अगर हम इस प्रोसेस को लिखें, एनारोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस और उसकी एनर्जी कैलकुलेशन देखें। एनारोबिक कंडीशन में ग्लूकोज सेल में एंटर हुआ, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे आपको पता है एक ATP यूज हुआ, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में। अगेन आपके पास एक ऐसा एंजाइम है जो कि ATP के एक्सपेंस पे इसको कन्वर्ट करता है, किसमें, ATP को यूज करेगा और ADP को प्रोड्यूस करेगा, और आपका यहाँ पे जो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में। देन दिस मॉलिक्यूल विल बी हाइड्रोलाइज्ड बाय एल्डोलेज एंजाइम और आपके पास एक ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा। Glyceraldehyde 3-phosphate can enter in the next phase of glycolysis, which is payoff phase. लेकिन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को पेऑफ फेज में एंटर होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक आइसोमराइजेशन इवेंट की जरूरत होती है, जिसमें एक एंजाइम ट्राइयोस फॉस्फेट आइसोमरेज से G3P में कन्वर्ट करता है एंड देन दिस सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate कैन आल्सो एंटर इन दी पेऑफ फेज। अब पेऑफ फेज में आपके पास NAD+ की जरूरत होती है और ये रिड्यूस होता है किसमें, NADH में। यहाँ पे भी आपके पास NAD+ कंज्यूम होगा और ये किसमें कन्वर्ट होगा, NADH में। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो है वो आगे, अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा जो है वो समराइज करूं तो आप लोगों ने सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि इसके आगे आने वाले कुछ स्टेप्स ऐसे हैं, ठीक है, जहां पे आपके पास ATP की प्रोडक्शन होती है। एक स्टेप सपोज ये है और दूसरा स्टेप मैं इसके आगे लिख रही हूँ, आपको अब बेहतर आइडिया है कि यहाँ पे
पायरोवेट काइनेज और फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के जो रिएक्शंस हैं उसमें ये दो इवेंट्स होते हैं। यहाँ पे भी आपके पास एक एटीपी की प्रोडक्शन होगी और एक एटीपी आपके पास नेक्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और साथ में आपको ये भी पता है कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होंगे। अब ये एक नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस की मैंने इक्वेशन आप लोगों के सामने ड्रॉ की, जिसके एंड में आपके पास यहाँ पे बनती है पायरोवेट और यहाँ पे भी किस चीज की प्रोडक्शन होती है, पायरोवेट की। लेकिन एनारोबिक कंडीशन में बच्चों आपने ये चीज देखी है कि जो पायरोवेट यहाँ पे बनती है, ये पायरोवेट आगे मजीद एक एंजाइम की मदद से, द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज पोस्ट लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, NADH को यूज करती है और NAD+ को क्या करती है, प्रोड्यूस कर देती है और इटसेल्फ किस में कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टेट। यहाँ पे भी आप इस चीज को लिख सकते हो कि पायरोवेट अल्टीमेटली कन्वर्ट होती है लैक्टेट में और इस स्टेप में एक NADH कंज्यूम होगा और ये प्रोड्यूस करेगा एक NAD+ को। तो अब अगर हम इस एनारोबिक कंडीशन में होने वाले ग्लाइकोलाइटिक पाथवे की बैलेंस्ड इक्वेशन लिखें तो हम कहेंगे कि इसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टेट। ऐसी है ना, सबस्ट्रेट आपकी ग्लूकोज है और फाइनल प्रोडक्ट क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टेट। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे एटीपीज की बात करें, अभी मैं अलग अलग लिख रही हूँ, ग्लूकोज एटीपी NADH को अलग से लिख रहे हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमने इसको समराइज कैसे करना। एटीपीज की अगर बात करें तो आपके पास यहाँ पे एक एटीपी कंज्यूम हो रहा है, एक एटीपी यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, यानी 2 एटीपीज कंज्यूम हो रहे हैं और 1 2 3 4 एटीपीज आपके पास प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब आप फाइनल यील्ड देखोगे तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो नेट एटीपी प्रोडक्शन कितनी होगी, 2 एटीपी। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में 2 एटीपीज 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से आपके यहाँ पे एक इवेंट में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होता है इनोलेज स्टेप पे। तो आप कह सकते हो कि इस प्रोसेस में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। ये मैं सबस्ट्रेट्स लिखती हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट बात आती है NADH की। NADH के काउंट को अगर आप देखो तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक NAD+ यूज हो रहा है और एक NADH बन रहा है। यहाँ पे भी एक NAD+ यूज हो रहा है और एक NADH बन रहा है, यानी आप कह सकते हो कि आपके 2 NAD+ कंज्यूम हुए हैं और 2 NADH की प्रोडक्शन हुई है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन अगले स्टेप में अगर आप जाएं तो पायरोवेट से लैक्टेट की कन्वर्जन के दौरान एक NADH कंज्यूम हो रहा है, दूसरा NADH कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे। तो आप कह सकते हो कि आपके पास यहाँ पे 2 NADH कंज्यूम होंगे और 2 NAD+ प्रोड्यूस होंगे, ये सबस्ट्रेट और ये प्रोडक्ट। सो आप कह सकते हो कि इन द केस ऑफ एनारोबिक कंडीशन देयर इज नो नेट प्रोडक्शन ऑफ NADH। यानी जब आप एनारोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस की फाइनल इक्वेशन लिखोगे तो ये इक्वेशन आप इस तरह से लिखोगे कि देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ NADH मॉलिक्यूल। अगर तो आपके पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, लेकिन अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है तो इसमें सिर्फ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टेट में कन्वर्ट होगा और साथ में 2 ATP प्रोड्यूस करेगा। देयर इज नो नेट प्रोडक्शन ऑफ NADH इन एनारोबिक कंडीशन। ओके, तो यहाँ से आप ये चीज कंक्लूड कर सकते हो इस डायग्राम से कि हमारे पास जो पायरोवेट है उस पायरोवेट के पास नॉर्मली 3 फेट्स हैं, 3 ऐसे रूट्स हैं या 3 ऐसे आप कह लें कि पाथवेज हैं जिसमें ये पायरोवेट का मॉलिक्यूल आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस एंटर हो सकता है। एक प्रोसेस ये है कि वो नॉर्मली एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके ATP प्रोड्यूस करेगा और ये प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब सेल के अंदर एरोबिक कंडीशन है, ठीक है, बिकॉज एरोबिक कंडीशन के अंदर बड़े आराम से NAD+ रीजनरेट हो जाता है
सो पायरोवेट को भी उसी पाथवे को मेंटेन करने की जरूरत है, नॉर्मल पाथवे में ही जाएगा, वो कहीं इधर उधर कंज्यूम नहीं होगा। लेकिन hypoxic कंडीशन या एनारोबिक कंडीशन में जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती है तो पायरोवेट इस नॉर्मल पाथवे को छोड़ के कुछ डिफरेंट पाथवेज को अडॉप्ट करती है, एंड दीज पाथवेज आर दी फर्मेंटेशन पाथवेज। ठीक है, तो इस केस में पायरोवेट बजाय एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होने की एथेनॉल या लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। और हमेशा ये याद रखिएगा कि जब कंडीशंस वापस फेवरेबल होंगी तो लैक्टेट वापस किस में कन्वर्ट हो सकता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे आप इसको इस डायग्राम से देख सकते हो कि देयर इज अ सेपरेट मैकेनिज्म जिसके थ्रू जो है वो ये लैक्टेट वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है, एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कि इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि मसल्स की एक्टिविटी के दौरान आपके पास जो है वो अगर लैक्टेट प्रोड्यूस होता है जो कि एनारोबिक कंडीशन में प्रोड्यूस हुआ है, सो दिस लैक्टेट जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होंगी लैक्टेट जो है वो ब्लड के थ्रू लिवर के पास आएगा, और लिवर के पास एक ऐसा पाथवे, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये इस लैक्टेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है और वापस कहाँ पे भेज सकता है, मसल में भेज सकता है। तो मसल थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, उस टाइम तो कंप्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन जब कंडीशन फेवरेबल होंगी तो लिवर से डिमांड करेंगे कि उस टाइम मैंने मसल के मैकेनिज्म को रुकने नहीं दिया था, तो अब इट्स योर ड्यूटी कि तुम इस लैक्टेट को पकड़ो और इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करके मुझे रिटर्न करो। ठीक है, सो लिवर उस केस में ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू लैक्टेट को क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करके मसल में वापस ट्रांसपोर्ट कर देगा। सो फॉर द टाइमिंग एनारोबिक कंडीशन में बेशक कम एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, लेकिन बाद में ये एनर्जी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी।